आप सभी का स्वागत है एम्स के सोशल मीडिया में। आप तो भली भांति जान चुके हैं, एम्स विजयपुर में अनेकों बीमारियों का इलाज आपको ओपीडी में मिल रहा है। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर आपको दाखिल भी किया जाता है और बीमारी बहुत गंभीर है, उसके ऑपरेशन भी ज़्यादातर बीमारियों के एम्स सफलतापूर्वक कर रहा है। ये बात भी जग जाहिर है कि जब ज़्यादा बीमारियों को चेक करना हो, देखना हो, आपके आंतरिक शरीर के अंदर में एक्सरे करवाए जाते हैं। एक्सरे के अलग-अलग सिस्टम होते हैं, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, बहुत सी मशीनें हैं। इस रेडियोलॉजी विभाग की 3 शख्सियत यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए पहले उनका आपको परिचय कराऊँ। आप डॉक्टर गीता हैं, आप इस विभाग की प्रभारी हैं। उनके साथ डॉक्टर अंकित प्रभाकर जी हैं और साथ में डॉक्टर खनक हैं। सर, आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर गीता, लेडीज हमेशा फर्स्ट होता है, बीइंग ए लेडी फर्स्ट, आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए ये एक्सरे क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है और किन किन कारणों से एक्सरे किए जाते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन किए रहते हैं। एक्स-रे जो होता है जैसा कि रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें एक्स-रेज़ के ही मैक्सिमम इक्विपमेंट्स होते हैं। तो एक्स-रे एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसमें कि एक क्षमता होती है कि जब वो इंसान की बॉडी के अंदर जाए, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स और जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, जिस वजह से उसको आयोडाइज़िंग रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये जो एक्स-रेज़ होते हैं, ये हमारे इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे रे मशीन होती है, सोनोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होता है। तो एक्स-रेज़ में ये जो क्षमता होती है, तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें। एक होता है सोमैटिक इफ़ेक्ट, जो कि स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं कि रैंडम इफ़ेक्ट्स। रैंडम इफ़ेक्ट में जो होता है कि उसमें रेडिएशन डोज़ कितनी भी मात्रा में इंसान के अंदर जाए तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा होता है नॉन स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट। डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट में ये होता है कि हमें पता होता है कि इतनी रेडिएशन डोज़ इंसान के अंदर जाएगी तो उसमें रेडिएशंस के नुकसान हो सकते हैं। तो जो ये जिसमें रेडिएशन का हमें पता ही नहीं होता और साइड इफ़ेक्ट हो जाए, उसमें हम इनको जैसे डिवाइड करते हैं कि एक सोमैटिक इफ़ेक्ट होंगे, जिसमें क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन डोज़ अंदर गई पेशेंट के, तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, जैसे कि उसको ल्यूकीमिया हुआ या फिर थायरॉइड कैंसर हुआ या फिर स्किन कैंसर हुआ। तो ये वाले इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। दूसरा जो इफ़ेक्ट होता है जेनेटिक इफ़ेक्ट, ये जब होता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि ये एक्स-रेज़ क्या करते हैं, जब भी इंसान की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये इंसान के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेते हैं। वो जो जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंसान जब बच्चा पैदा होता है, तो उसमें जो वैरायटी ऑफ सीवियरिटी में ये डिज़ीज़ प्रेज़ेंट कर सकती हैं। जैसे कि कोई बीमारी होगी जो छोटी भी हो सकती है या फिर जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में एक किस्म की बीमारी होती है। तो इसमें जैसे कार्डियक इफ़ेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीमारियाँ होती डॉक्टर हैं गीता, जो कई चीज़ों की ये एक है। में होती है। तो इसमें जैसे हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती है जब भी वो आप ऐसा बरतते हमारे हैं डॉक्टर पास साहब। वो डॉक्टर साहब, अगले राउंड में मैं आपसे ले लूँगा, आपसे दोनों कोलीग्स भी बैठे हो। डॉक्टर खनक जी, ये जो न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, ये क्या है और मरीज को इसका लाभ कैसे मिलता है और क्या-क्या प्रिकॉशन मरीज को करने होते हैं या आप प्रिकॉशन करते हैं? इसकी जाँच करिए। न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वर्ड को हम पहले तोड़ते हैं। जी। न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, मतलब न्यूरो का ताल्लुक है कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा मेन डीलिंग होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नसों की बीमारियों से। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी चेता तंत्र को एक घर से कंपेयर करें, तो घर में दो प्रकार की पाइप्स होती है। एक पाइप होती है जो पीने का पानी अंदर लेके आती है और एक पाइप होती है जो पानी गंदा है उसको बाहर लेके जाती है। उसी तरह हमारे ब्रेन में आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लाती है और वेन्स होती है जो ब्लड को बाहर लेके जाती है। तो न्यूरो इंटरवेंशन का जिक्र होता है तो यही जो नसों की बीमारियां है उसको हम करते हैं एक इलाज। तो न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को एक आप प्लम्बर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आर्टरीज अंदर ब्लड लेके जा रही है, कोई आर्टरी में लीकेज हो गया, कोई आर्टरी बंद हो गई, तो क्या होगा, ब्रेन को ब्लड मिलना कम हो जाएगा। तो जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती है, तो कोरोनरी आर्टरीज बंद होने से मरीज को हार्ट अटैक आता है। उसी प्रकार से
जो ब्रेन में ब्लड लेके जाने वाली आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज से हो जाता है स्ट्रोक। तो हमारा काम होता है कि हम कम से कम छोटे से छोटा चीरा देके पेशेंट की जो बंद आर्टरी है उसको खोलें। तो हम खोपड़ी को नहीं खोलेंगे, हम हाथ की नस या पैर की नस में छोटा चीरा लगा के कैथेटर और गाइड वायर को दिमाग तक लेके जाएंगे और जहाँ पे ब्लॉकेज बन गया उसको हम खोलेंगे। और दूसरा हो गया आपकी जो ब्रेन में से बाहर गंदा ब्लड लेके जाने वाली नस है, अगर वहाँ ब्लॉकेज हो गया, कोई लीकेज हो गया, तो क्या होगा, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज होने से अंदर खून का थप्पा हो जाएगा। खून का थप्पा होने से मरीज की जान मिनट्स के अंदर जा सकती है। 2 प्रकार की ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, एन्यूरिज्म ब्लीड बोलते हैं, आर्टरोवेनस मालफॉर्मेशन ब्लीड बोलते हैं। जैसे घर में पाइप से गंदे पानी की और साफ पानी की दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बन गया, पानी की मिक्सिंग हो गई, तो क्या होगा, घर में लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल, इसी प्रकार से बिल्कुल, जी। दोनों जो साफ खून और गंदा खून आने जाने वाली नसें है उनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया, तो ब्रेन का फंक्शन रुक जाएगा तो डिटोरेट हो जाएगा। तो वो जो एबनॉर्मल कनेक्शन बना है उसको आर्टरोवेनस मालफॉर्मेशन या आर्टरोवेनस फिस्टुला बोलते हैं। इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी के माध्यम से ब्रेन को खोले बिना जो एबनॉर्मल कनेक्शन है उसको बंद किया जा सकता है। डॉक्टर खन्ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, दर्शक इसे देख रहे हैं। डॉक्टर अंकित प्रभाकर जी, आप भी इसी मतलब विभाग से हैं और इसमें इंटरवेंशन जो आपकी रेडियोलॉजी क्या है और ये कैसे इसका कब इस्तेमाल करना चाहिए? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस की एक आधुनिक ब्रांच है जिसमें हम मरीज़ को बिना काटे, बिना सुई दिए, बिना किसी सूचक के, बिना किसी ग्लेड के हम उसके भीतर फँसे हुए किसी बीमारी तक पहुंच सकते हैं एक सुई या फिर एक कैथेटर, एक गाइड वायर के ज़रिए, और उस बीमारी को जांच करवा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि पीटीबीडी। ये उन मरीजों के लिए है जिनका पित्त का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीज़ हमारे पास आते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीज़ आते हैं। उन मरीज़ों में हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते, और उन मरीज़ों में हम शरीर के बाहर से ही गाइड वायर या एक छोटी सुई के ज़रिए पित्त बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह अगर फेफड़ों में पानी हो जाए, पेट में पानी हो जाए, पस का जमा होना, टीबी में पस बन जाना, ब्रेस्ट में पस बनना, उन सबको भी हम कैथेटर्स के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ना चीरा लगेगा मरीज़ को, ना टाँका लगेगा। इसी तरह कीमोथेरेपी देने के लिए भी मरीज़ों को हेल्प मिल सकती है, जैसे कि पिक लाइन। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ल्यूकीमिया के, उनकी नसें आमतौर पे बहुत सिकुड़ जाती हैं, तो उन बच्चों को बार-बार कैनुला लगाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम पिक लाइन डाल सकते हैं, जिससे हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। ऐसे ही लिवर कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स, उन पेशेंट्स में हम कैंसर तक एक छोटी गाइड वायर से पहुंच जाते हैं और उस कैंसर के सेल के अंदर जाके कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे मरीज को कीमोथेरेपी से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते। और इसी तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, थायराइड की एब्लेशन, अलग-अलग ट्यूमर्स को ट्रीट किया जा सकता है, बोन ट्यूमर्स को ट्रीट किया जा सकता है। फिर कुछ मरीज़ जो कि एक्सीडेंट के हैं, जैसे कि कभी सड़क हादसे में किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है जी, तो उस मरीज़ को हम लेके उसके अंदर उनकी खून की नसों तक पहुँच के, जहाँ पे जिस नस से ब्लीडिंग हो रही है, बिना मरीज़ को ऑपरेशन किए उस नस को ही ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें टीबी की बीमारी है, तो टीबी की बीमारी के मरीज़ों को आमतौर पे बलगम में खून आना बहुत कॉमन है। तो ऐसे मरीज़ों को बलगम में खून आना रोकने के लिए हम ब्रोंकियल आर्टरी के अंदर जाके उस वेसल को ही बंद कर देते हैं। जो मरीज़ बिल्कुल मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो उन मरीज़ों को हम कैथेटर से ही बंद कर सकते हैं। इसी तरह वो महिलाएँ जिनको आमतौर पे महिला को 1 महीने में जो ब्लीडिंग आनी चाहिए बहुत ज़्यादा आ रही है, जी, तो ऐसी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड में अगर पाया जाए कि उनकी खून की नसें फूली हैं, जिनको डॉक्टर खन्नक ने बताया आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन कहते हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें एम्बोलाइज़ेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी कर देते हैं। तो इसी तरह बहुत तरह के प्रोसीजर्स हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। वाह! समय कम होने के कारण बहुत जानकारियाँ बाकी हैं। इसी एप्स में और सोशल मीडिया में डॉक्टर गीता जी, रेडियोलॉजी में किन-किन मशीनों में एक्स-रे वाली जाँच होती है? चूँकि ये तो नई चीज़ें दर्शकों को मिल रही है। हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे सीटी स्कैन है उसमें भी एक्सरेज़ यूज़ होते हैं, और एक्सरे डिजिटल एक्सरे जो मशीन होती है उसमें भी एक्सरेज़ ही यूज़ होते हैं। उसमें एक ट्यूब होती है जिससे एक्सरे निकलती हैं, तो वो यूज़ होती है। जो मैमोग्राफी मशीन है उसमें भी एक्सरेज़ यूज़ होती हैं। जो फ्लोरोस्कोपी है उसमें भी एक्सरे यूज़ होता है।
लेकिन यह डोजेज़ अलग-अलग तरह से निकलती है उनमें से। जैसे सीटी स्कैन में सबसे ज़्यादा डोज़ लगती है, एक्स-रे में कम लगती है, मैमोग्राफी में बहुत ही अलग तरीके से हम छानी हुई किरणें जो हैं पेशेंट को देते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, वुमेन्स के ब्रेस्ट डिजीज़ेज़ की स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें कम रेडिएशन डोज़ लगती है। तो दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एमआरआई होता है, उसमें बिल्कुल रेडिएशन डोज़ेज़ नहीं लगती हैं, और जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है उसमें भी बिल्कुल ये रेडिएशंस का कोई रिस्क नहीं रहता है। तो जैसे एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मशीन है उसमें रेडिएशंस नहीं होती हैं। बाकी जो होते हैं इक्विपमेंट्स जैसे डिजिटल सबडक्शन एंजियोग्राफी, जिसमें जैसे कि डॉक्टर खानक एंड डॉक्टर अंकित ने कहा कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करते हैं डीएसए मशीन यूज़ करके, उसमें भी रेडिएशंस लगती हैं, जो कि हमारे डॉक्टर के कंट्रोल में होता है, रेडियोलॉजिस्ट के कंट्रोल में, कि कितनी एक्स-रे रेडिएशंस देनी है। जी। डॉक्टर खानक, नई-नई जो अचीवमेंट हैं आपके विभाग में, वो क्या-क्या हैं? ज़रूर दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, कोई ये जो आपके पास सुविधाएँ हैं, ये जम्मू-कश्मीर में किसी भी स्वास्थ्य विभाग में संभवतः नहीं है। तो दर्शक उत्सुक होंगे ही जाने। अ, हमारे डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन इंस्टॉल्ड है। तो मैं कुछ खूबियाँ बताऊंगा दोनों मशीन्स के बारे में। जैसे मैम ने बताया कि सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे से शरीर को हानि पहुंच सकती है। ज़्यादा डोज लगने से खास करके बच्चों को जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन से बाद में जाके ट्यूमर्स और अन्य बीमारियां हो सकती है। तो जो हमारी सीटी स्कैन की मशीन है उसमें ऑटोमेटेड डोज रिडक्शन टेक्निक होती है, जिससे कम से कम रेडिएशन डोज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छे से अच्छा इलाज हो पाए। एमआरआई में हमारे पास फंक्शनल एमआरआई, तो एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि शरीर के राइट साइड के हिस्से को दिमाग का लेफ्ट साइड का हिस्सा कंट्रोल करता है। जी, जैसे कोई मरीज के लेफ्ट साइड के ब्रेन में कोई गांठ बन गया, ट्यूमर बन गया, और वो उस हिस्से के बगल में है जो शरीर का मोटर एक्शन यानी पावर को कंट्रोल करता है। तो न्यूरोसर्जन वो ट्यूमर को निकालने से पहले जानना चाहेगा कि ट्यूमर को निकालने से मरीज को लकवा या पैरालिसिस तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम फंक्शनल एमआरआई करते हैं। मरीज का जो एग्जैक्ट पार्ट है कि जहाँ से बॉडी का हिस्सा कंट्रोल होता है, वो ट्यूमर से कितना दूर है, वो हम मिलीमीटर्स की प्रिसीजन से बता सकते हैं, ताकि मरीज के ऑपरेशन के बाद उसको कम से कम वीकनेस आए। और अगर वीकनेस आ सकती है तो मरीज को ऑपरेशन से पहले बता देंगे कि जी आपका जो ट्यूमर है उसको इलाज से आपको लकवा हो सकता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक और मॉडर्न टेक्निक्स है जो हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर अंकित प्रभाकर जी, ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में क्या-क्या फ़ायदे जो हैं, पेशेंट को मिलते हैं? क्योंकि ये पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा। जी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि मरीज़ को हम कोई चीरा नहीं लगा रहे, उसको खोल नहीं रहे, तो उसको कोई टाँका भी नहीं आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी-सी सुई से छेद किया जाएगा जो कि एक छोटी-सी पट्टी से बंद हो सकता है। दूसरा फ़ायदा कि मरीज़ को सेम के सेम डे हम प्रोसीजर करके डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डे केयर प्रोसीजर होने से मरीज़ अगले ही दिन जस्ट 1 डे? हाँ जी, यही के दिन प्रोसीजर खत्म हो सकता है और मरीज़ अगले दिन से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिज़्यूम कर सकता है, जो कि एक बड़ी सर्जरी में शायद पॉसिबल नहीं है। वो मरीज़ को महीना-महीना लग सकता है रिकवर करने में। और इसी तरह ये प्रोसीजर्स मोस्टली पेनलेस रहते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में करे जा सकते हैं। इसीलिए एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इन मरीज़ों में बहुत कम रहती है। तो ये सभी इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स में आप मरीज़ों को दे सकते हैं। व्हाट अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर गीता तिस्पर विभाग की प्रभारी हैं। आपके दोनों कलीग्स ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि एम्स 5 दयाओं की धरती पंजाब, देवभूमि, हिमाचल, बर्फीला रेगिस्तान, लेह, सभी के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पड़ोसी देशों के भी यहाँ पर पेशेंट आएंगे। आपका एक संदेश चाहूँगा आखिर में सभी दर्शकों के लिए। संदेश ये है कि रेडियोलॉजी में जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, एक्स-रेज़ का एक्सपोज़र होता है। इसलिए जब भी पेशेंट रेडियोलॉजी कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने आता है, तो अपनी सारी पुरानी रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन साथ में लेके आए। और खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन होता है। अभी लोग क्या करते हैं, खुद ही जब मर्ज़ी हो कहीं भी जाके सीटी स्कैन करा लेंगे या एक्स-रे करा लेंगे। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी सीटी स्कैन या एक्स-रे की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ना कराएँ। डॉक्टर से पूछ के ही ये इंटरवेंशंस कराएँ, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस कराएँ। और जब भी बीमारी का कोई भी लक्षण हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि जो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कम से कम इन्वेस्टिगेशंस हों। क्योंकि जो बीमारी जल्दी पकड़ में हम ला सकते हैं, तो वो हम सिंपल इन्वेस्टिगेशन से भी पकड़ में ला सकते हैं।
और जो हमारी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, उसकी जो सुविधाएँ हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएँ, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करा के, जल्दी से डायग्नोसिस करा के, तो इंटरवेंशन मिनिमली इन्वेसिव जो हमारी रेडियोलॉजी में इंटरवेंशंस होती हैं, उनका फ़ायदा बहुत हो सकता है जनता को इससे। देखा आपने, इस विभाग में एक से एक अलग-अलग विषयों के महारथी संभवतः आपने भी पहली बार सुना होगा। यही एम्स विजयपुर की खूबी है और बहुत सी और जानकारियाँ सोशल मीडिया माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। आप तीनों का धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार।